उनकी स्थापना अनुच्छेद 2 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 3 की बात करेंगे। अनुच्छेद 3 में दिया हुआ है नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के बारे में दिया गया है। अब हम बात करेंगे नागरिकता। नागरिकता से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं जो इम्पोर्टेंट है? अनुच्छेद 5 ही वैसे तो 5 से 12 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 5 से लेकर 12 अनुच्छेद तक नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 5 ही पूछा जाता है। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता अनुच्छेद 5 में दिया हुआ है। अब मौलिक अधिकार की बात करेंगे। फंडामेंटल राइट, ये इंपॉर्टेंट है और इसके जो है हम सारे अनुच्छेद जितने भी हैं कंप्लीट फंडामेंटल राइट के सभी अनुच्छेद को कंप्लीट कवर करेंगे। अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार दिए हुए हैं और अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 13 में जो है अब राज्य की परिभाषा आ गई। तो फिर जो है वहाँ के जो नागरिक हैं उनको अधिकार तो चाहिए राज्य में रहते हुए। मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां यहाँ पे अनुच्छेद 13 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 14 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता दिया हुआ है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 15 में दिया हुआ है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इसमें किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। मतलब कि राज्य जो है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान इन सभी के आधार पर जो है कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा एक दूसरे के द्वारा। अनुच्छेद 16 की बात करेंगे। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब जो राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य जो है सभी को, मतलब जितनी भी लोक नियोजन की जो मतलब आपने देखा होगा जितनी भी सरकारी नियुक्तियां होती हैं, नौकरियां होती हैं, उनमें सभी को समान अवसर मिलेंगे। यहाँ ये नहीं कि मतलब कोई अदर कास्ट से है तो उसमें भेदभाव किया जाए, सभी को अवसर की समानता यहाँ पे मिलेगी। अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है अस्पृश्यता का उन्मूलन, अर्थात छुआछूत का यहाँ पे अंत किया गया है। अस्पृश्यता, छुआछूत का समाप्त कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के द्वारा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता है। अगर वो विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि धारण करता है तो उसके लिए उसको जो है अपने भारत के राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी जो है वो उपाधि को धारण कर सकता है, लेकिन वो अपने से जो है कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता। अनुच्छेद 19 में दिया हुआ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 19। और याद रखेंगे कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है, ओनली भारतीय इंडियन सिटीजन जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कौन कौन से हैं? वो है आपका अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 20 की बात करेंगे, इसमें जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 20 में अगर कोई भी अपराध हुआ है तो उसके दोष सिद्धि, जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक उसके जो है संरक्षण, मतलब उसका संरक्षण प्रदान करना चाहिए। ये जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, अर्थात आप देखेंगे जो है किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है कौन करेगा? अनुच्छेद 21 करेगा। और इसमें जो है विधि की आपने देखा होगा, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। ये आपको भी कहीं पर पढ़ने को दिखेगा, मतलब कहीं कहीं पर यह भी लिखा होगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही उसे उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से मुक्त किया जाएगा। अनुच्छेद 21A को जो है 84वां संविधान संशोधन, जो आपको 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, और इसके द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। यहाँ पे अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 22। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। यहाँ पे
अनुच्छेद 23 की बात करेंगे। ये जो है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का यहाँ पे निषेध किया गया है, ये प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 की बात करेंगे तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार की स्वतंत्रता है। अर्थात अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण अर्थात मन की इच्छा से किसी भी धर्म को अबाध रूप से बिना किसी अबाध रूप से समझ रहे, बिना किसी रोक टोक के कोई भी धर्म को अपनाने का, मानने का और उसको आचरण करने का, उसके प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अर्थात वो किसी भी धर्म के मामले में जो है अपना प्रबंध कर सकता है, अपनी खुद के स्वतंत्रता, अपने विवेक से वो खुद स्वतंत्र है। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता, अर्थात अगर वो किसी विशिष्ट धर्म को संरक्षण करता है या उसके बढ़ाने की कोशिश करता है, तो जो भी उसमें खर्च आता है उसमें जो है उसको कोई भी कर अदाय नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए भी वो स्वतंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता है। अगला है अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके हितों की सुरक्षा की जाएगी। अनुच्छेद 29 में ये जो है दिया गया है। अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार, कि कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय है वो चाहे तो अपने खुद के शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं और उनको प्रबंधन करने का उनको अधिकार है। अगला है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में दिया हुआ है मौलिक अधिकारों को सेना आदि पर लागू करने के लिए उन्हें संशोधित करने की संसद की शक्ति होगी। अनुच्छेद 34 यहाँ पे एक आर्टिकल जो है मिस हो गया है, आर्टिकल 32 जो सबसे इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे एक आर्टिकल लिंक दिया हुआ है। आर्टिकल 32 संवैधानिक जो आपके जो आर्टिकल हैं इनको संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये जो है आर्टिकल 32 में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट था। और जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, ये भी आप याद रखेंगे। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसको संविधान की आत्मा के रूप में कहा गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 34 किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध, अगर किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो जाता है तो वहां पर जो है मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों के कुछ प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए कानून दिया गया है। अनुच्छेद 35 में ये जो है 12 से 35 तक आपके मौलिक अधिकार थे। अब हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी, इसी को बोलते हैं डीपीएसपी। अनुच्छेद 36 से 51 तक ये दिए हुए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 36 से लेकर 51 तक भारतीय संविधान में वर्णित है, याद रखेंगे। और अनुच्छेद 36 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 की बात करेंगे तो नीति निर्देशक सिद्धांत का अनुप्रयोग, जो निदेशक सिद्धांत है इनका अनुप्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 38 राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 39 में वर्णित है राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 39 एक ही बात करेंगे। अनुच्छेद 39 में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39 में है। बहुत बार ये क्वेश्चन आर्टिकल पूछा गया है कि जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता कौन से आर्टिकल के तहत प्रदान की जाती है डीपीएसपी के में जो है राज्य के द्वारा। तो राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो समान न्याय प्रदान करे और निःशुल्क विधिक सहायता भी प्रदान करे, अनुच्छेद 39A के तहत। अनुच्छेद 40 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 42 की बात करेंगे। अनुच्छेद 42 में है
काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों और प्रसूति सहायता का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43 की बात करेंगे, श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि की जो है राज्य व्यवस्था करेगा। ये जो है अनुच्छेद 43 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 43A की बात करेंगे तो सबसे पहले अनुच्छेद 43A में दिया हुआ है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, और अनुच्छेद 43B में है सहकारी समितियों को संवर्धन करना, मतलब बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे जो है क्वेश्चन भी हाल ही में पूछा गया था, लेकिन वो करंट अफेयर्स के प्रोस्पेक्टिव से था। अनुच्छेद 44 में दिया हुआ है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, और अभी हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी के एग्जाम में, बीपीएससी जो टीचर का एग्जाम हुआ था उससे पूछा गया था कि जो है समान नागरिक संहिता बिल को पास करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है। तो ये भी याद रखेंगे, समान नागरिक संहिता को जो लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है वो है उत्तराखंड। याद रखेंगे, उत्तराखंड जो है पहला राज्य बन गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में किया गया है। अनुच्छेद 46, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये राज्य का जो है अधिकार, मतलब राज्य का ये कर्तव्य है कि वो जो है ये सभी कार्य नागरिकों के हितों के लिए करे। अनुच्छेद 47, पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48A में है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन तथा वनों एवं वन्य जीव की सुरक्षा, ये जो है 48A में दिया हुआ है। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 है, अनुच्छेद 50 की बात करेंगे, यहाँ पे अनुच्छेद 50 में दिया हुआ है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। जो न्यायपालिका है इसका कार्यपालिका से पृथककरण, ये जो है अनुच्छेद 50 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 की बात करेंगे तो ये जो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 51 में दिया हुआ है। तो हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन, 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, इसके द्वारा जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को। और कौन सी समिति के तहत जोड़ा गया था, ये भी आप याद रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जो है जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की जो है सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51A की बात करेंगे तो भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य होगा कि वह, देखिए मूल जब ये स्टार्टिंग में जोड़ा गया था इनको, तो इसमें जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया थे सबसे पहले। इसके बाद जो है 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आप एक बार देख लीजिए कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं जो भारतीय नागरिकों को मतलब पता होने चाहिए। नागरिक संविधान का पालन करे एवं उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान आदि का सम्मान करे। फिर है दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करें। फिर तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये सभी जो है मौलिक कर्तव्य हैं हमारे। 5वां नंबर है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रत्येक प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमें मतलब स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना चाहिए, धर्म, भाषा और प्रदेश वर्ग पर आधारित सभी में जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए, सब भेदभाव से परे हो, मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए। और ऐसी प्रथाओं का भी त्याग कर देना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, अर्थात जिनसे स्त्रियों का सम्मान ना हो। वही छठवां मौलिक कर्तव्य है हमारा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 7वां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें
तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव भी रखें। अनुच्छेद ये जो है मौलिक कर्तव्य 7वां मौलिक कर्तव्य था। 8वां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां है आपका सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये जो 9वां मौलिक कर्तव्य है बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक जो संपत्ति है इसको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ये जो है 10वां मौलिक कर्तव्य था। और जो है जो आपका मतलब एक तरह से देखा जाए तो स्टार्टिंग में आपके 10 मौलिक कर्तव्य ही जोड़े गए थे। लास्ट में 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 2002 में। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? ये यदि नागरिक माता पिता या संरक्षक हैं, यदि कोई भी नागरिक है जो माता पिता या संरक्षक है, तो वह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या जो भी बालक या प्रतिपाल्य है या कोई भी मतलब उनके संरक्षण में है तो उसको शिक्षा के अवसर प्रदान करें। और ये जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। याद रखिएगा हम लोगों ने जो है मौलिक कर्तव्य कंप्लीट कर लिया है और अनुच्छेद 51 तक हम लोगों ने पूर्ण रूप से आज के जो क्लास है उसमें आर्टिकल 51 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद 52 से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और फिर संसद। इस तरह से धीरे धीरे करके पूरी क्लास जो है आज पूरी क्लास में जितने भी आर्टिकल हैं सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर कर लेंगे। और दोस्तों अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी पसंद आई है तो क्लास को जो है एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 52। ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, भले आप मतलब इसके पहले भी पढ़े होंगे तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। और इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ की बात करेंगे तो पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वो आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा इसे, वहां से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल, सर्च करेंगे वहां से भी आपको मिल जाएगा। अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति, मतलब अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 54 की बात करेंगे तो इसमें जो है राष्ट्रपति का चुनाव, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के चुनाव के बारे में जो है, ये प्रेसिडेंट का जो निर्वाचन है उसके बारे में अनुच्छेद 54 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 55 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो रीति है, ये चुनाव की जो प्रक्रिया है, अनुच्छेद जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 55 में दी हुई है। अनुच्छेद 61 की बात करेंगे, अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, और ये जो है यूएसए अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से ली गई है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया को। अनुच्छेद 63 की बात करेंगे, ये जो है भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये जो है अनुच्छेद 63 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 64 की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसका जो है उल्लेख अनुच्छेद 64 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 66 में दिया हुआ है उपराष्ट्रपति का चुनाव। और अनुच्छेद 73 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 73 में दिया हुआ है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, जो संघ की कार्यपालिका है इस कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री और महान्यायवादी, केंद्रीय मंत्री और महान्यायवादी, सेंट्रल मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी के बारे में बात करेंगे। और इनके जो है अनुच्छेद 74 में जो है राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, इसका उल्लेख कहाँ पे है? अनुच्छेद 74 में है कि जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो है एक मंत्री परिषद होगी। और मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, अगर मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध की बात करेंगे, ये जो है दिया हुआ आर्टिकल 75 में है, आर्टिकल 75 में दिया हुआ है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 76 में दिया हुआ है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई इसी को बोलते हैं।
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और ये जो है भारत के महान्यायवादी होंगे। अगला है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को सूचना उपलब्ध कराने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। मतलब प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि जो है वो राष्ट्रपति को समय समय पर सूचना उपलब्ध करवाते रहे। अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में है संसद का गठन। आप यहाँ से जो है एक चीज याद कर लीजिए, सरला, सरला या सरल, ऐसा मतलब जो भी आप याद कर सके। सा से हो जाएगा संसद, रा से हो जाएगा राज्यसभा, और ला से हो जाएगा लोकसभा। मतलब ये एकदम सीरियस है इसलिए बोल दिया। अनुच्छेद 79 संसद का गठन, अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। ये जो है आप ऐसे याद सकते हैं, सरला या सरल। ये जो है 79, 80, 81 संसद, राज्यसभा, लोकसभा, इन तीनों का एक सीरियल से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा की संरचना, लोकसभा के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 की बात करेंगे तो इसमें संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित जो है उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 में दिया गया है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होगा। यहाँ पे राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बारे में अनुच्छेद 87 में दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 102, वेरी इंपॉर्टेंट है। सदस्यता के लिए निरर्हताएं, जितनी भी सदस्यता हैं, मतलब जो इसके लिए जो सदस्यता है उसके लिए जो है क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए, उन सभी के बारे में जो है यहाँ पर उल्लेख किया गया है, देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है अनुच्छेद 103। अनुच्छेद 103 में है जो है सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। जो सदस्य हैं उनके अयोग्यता से संबंधित जो प्रश्न है उन पर निर्णय लिया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 107। अनुच्छेद 107 में दिया हुआ है विधेयकों को प्रस्तुत करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान। जो विधेयक हैं उनको प्रस्तुत करने और पारित करने के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 107 में। अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 की बात करेंगे तो कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रावधान किया गया है। और संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो ये जो है बुलाने के कार्य करते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक को बुलाते हैं, याद रखेंगे। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वो अध्यक्षता होती है संयुक्त बैठक की लोकसभा स्पीकर के द्वारा, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 109 है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। कई बार आपने देखा होगा धन विधेयक की परिभाषा जो है किसमें दिया हुआ है? अनुच्छेद 110 में। और धन विधेयक के बारे में जो है जो मेन कार्य, मतलब जो धन विधेयक है इसके लिए शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा के पास है। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर सहमति। ये भी जो है अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर सहमति के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो है बजट, बजट शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? बजट शब्द का जो प्रयोग है इसी को हम बजट कहते हैं, लेकिन बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 114 में दिया गया है विनियोग विधेयक। नेक्स्ट है अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में अनुच्छेद 120 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। ये जो है अनुच्छेद 121 में इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 122 न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेगी। जो न्यायालय है ये संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं करेगी, ये अनुच्छेद 122 में दिया हुआ है। और अनुच्छेद 123 वेरी इंपॉर्टेंट है, संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ये क्वेश्चन अध्यादेश जारी करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है इससे संबंधित जो है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, याद रखेंगे। अनुच्छेद 123 में जो है दिया हुआ है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये उसकी शक्ति है। अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो कवर करेंगे। अनुच्छेद 124 वेरी इंपॉर्टेंट,
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन से संबंधित जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 124 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 126 में वर्णित है। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। जो तदर्थ और जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी नियुक्ति के बारे में 127 में प्रावधान है। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की जो उपस्थिति है ये, इसका प्रावधान अनुच्छेद 128 में है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसका प्रावधान अनुच्छेद 129 में है। और ये क्वेश्चन जो है यूपी ROARO एग्जाम में पूछा गया था। यूपी की ROARO के एग्जाम में ये क्वेश्चन 2023 के जो अभी एग्जाम हुआ था, जो हाल ही में कैंसिल हो गया, उसमें पूछा गया था। अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थान है ये अनुच्छेद 130 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति दी गई है अनुच्छेद 136 में। अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, अर्थात जो भी कानून सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बार पारित कर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा, वो सभी न्यायालय जितने भी हाई कोर्ट्स होते हैं उन सभी पर ये बाध्यकारी होगा। अगला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसी को बोलते हैं CAG कैग, इसी को बोलते हैं CAG। और इसके पद का जो उल्लेख है अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो एक बार सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपका कोई भी कमेंट होता है किसी भी आर्टिकल में, किसी भी आपका कोई भी XYZ कोई भी क्वेश्चन होता है, आप हमसे पूछ सकते हैं। और उम्मीद है कि आपके आंसर के सभी जितने भी आपके आंसर होंगे उनको जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है भले कभी आपके जवाब देने में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आपको आपके आंसर क्वेश्चन का जवाब जरूर मिलेगा। तो सभी लोग जो है, अगर कोई भी आपका डाउट होता है तो जरूर क्लियर कर लिया करें। और नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 है राज्यों के राज्यपाल। जो राज्य होते हैं, राज्यों के राज्यपाल या गवर्नर्स ऑफ स्टेट के बारे में जो है अनुच्छेद 153 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 154 राज्यपालों की कार्यकारी शक्तियां, इनका उल्लेख जो है अनुच्छेद 154 में किया गया है। अनुच्छेद 161 है राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 161 में किया गया है। अनुच्छेद 165 राज्य के का महाधिवक्ता, अर्थात एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, इसी को बोलते हैं राज्य का महाधिवक्ता। जैसे सेंट्रल में कौन होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऐसे ही एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट राज्य का महाधिवक्ता होता है। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 213, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे 123 है राष्ट्रपति के लिए, वैसे ही अनुच्छेद 213 है राज्यपाल के लिए अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। जो गवर्नर्स होते हैं स्टेट के, उनको अध्यादेश अगर जारी करना होगा तो वो आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करेंगे। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय जो कब जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 214 में किया गया है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय होगा, ये जो है अनुच्छेद 215 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 226 कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति, ये जो है 226 में किया गया है इसका प्रावधान। नेक्स्ट है अनुच्छेद 233 जिला न्यायालयों की नियुक्ति, ये इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 233 में किया गया। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण होगा, अनुच्छेद 235 के तहत। अनुच्छेद 243A जिसमें जो है ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243A में। अनुच्छेद 243B में जो है पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। देखिए अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा, अनुच्छेद 243B में पंचायत का गठन। अनुच्छेद 266 की बात करेंगे, जिसमें जो है समेकित निधि एवं लोक लेखा निधि के बारे में प्रावधान है। समेकित निधि एवं लोक लेखा निधि,
इसके बारे में जो है अनुच्छेद 266 में प्रावधान है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 267 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पीसीएस एग्जाम में भी 2022 के पीसीएस एग्जाम में भी पूछा गया था। अनुच्छेद 267 ये जो है भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित है, अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है, और इसका भी जो है ये भी आरओ के एग्जाम में पूछा गया था वित्त आयोग के बारे में, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 301। अनुच्छेद 301 की बात करेंगे, ये जो है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार जो आपका फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार थे उससे हटा करके लीगल राइट कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार हो गया है, ये जो है कानूनी अधिकार हो चुका है, ये भी आप याद रखेंगे। और इसको जो है 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसके तहत जो है इसको हटा दिया गया है और इसको हटा करके अनुच्छेद 300A में स्थानांतरित कर दिया गया है। अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 301 की बात करेंगे, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 में है। अनुच्छेद 302 व्यापार वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति, इसके बारे में प्रावधान जो है अनुच्छेद 302 में किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 312, वेरी इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय सेवाएं, जितनी भी अखिल भारतीय सेवाएं हैं इसका उल्लेख अनुच्छेद 312 में किया गया है और ये राज्यसभा के द्वारा निकाली जाती हैं अखिल भारतीय सेवाएं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 315, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, इसी को बोलते हैं यूपीएससी, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 315 में किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 320, लोक सेवा आयोग के कार्य, जितने भी इसके वर्क होते हैं यूपीएससी के जो वर्क होते हैं उन्हीं को जो है उल्लेख 320 में किया गया है। अनुच्छेद 323A, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इसका उल्लेख जो है प्रशासनिक न्यायाधिकरण का जो उल्लेख है 323 में किया गया है। अनुच्छेद 324, चुनावों का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण इसमें निहित होगा निर्वाचन आयोग के बारे में जो है प्रावधान इसमें किया गया है, याद रखेंगे। निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 324 में किया गया है। अनुच्छेद 325, कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा या इसमें शामिल होने का दावा नहीं करेगा धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर विशेष मतदाता सूची में, याद रखेंगे। विशेष मतदाता जो सूची होती है इसमें कोई भी व्यक्ति जो है इसके पात्र ना तो होगा शामिल होने के और ना ही इसमें दावा करेगा, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 325 में किया गया है। अनुच्छेद 326, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, एकदम सही है। और अनुच्छेद 338, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की जो है राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 338 में। अनुच्छेद 340, पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति होगी, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 340 में किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 343, संघ की आधिकारिक भाषाएं, जो संघ की आधिकारिक भाषा होगी उसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 343 में किया गया है। अनुच्छेद 345, किसी राज्य की आधिकारिक भाषाएं, भाषा या भाषाएं, याद रखिएगा, किसी भी राज्य की आधिकारिक भाषाएं के बारे में जो है यहाँ पे उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 345 में, ये भी आपको याद रखना है। और इसके बारे में बात करें तो राज्यों की राजभाषा या राजभाषाएं, यहाँ पे ये इसका सही हो रहा है, राज्यों की जो राजभाषाएं हैं यहाँ पर सुधार कर लीजिए, किसी राज्य की आधिकारिक भाषाएं या राजभाषा, इसी को कह सकते हैं राजभाषा, ठीक है, आधिकारिक भाषाएं या राजभाषाएं, ये भी आप सही होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 348, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का उल्लेख जो है अनुच्छेद 348 में किया गया है। अनुच्छेद 351, हिंदी भाषाओं के विकास हेतु निर्देश, मतलब हिंदी भाषा जो है इसके विकास हेतु निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 351 में। अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है ये अनुच्छेद 352 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन द्वारा राज्य आपातकाल, मतलब राष्ट्रपति शासन द्वारा आपातकाल की घोषणा, याद रखेंगे, मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन के द्वारा राज्यों में आपातकाल यहाँ पे होना चाहिए, राज्यों में आपातकाल। अगला है अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू होगा, वित्तीय आपातकाल के लिए जो है अनुच्छेद 360।
नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपालों की सुरक्षा के संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति है, इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 370 तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए अस्थायी प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 370 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 371A, नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 371A में। अनुच्छेद 371J में की बात करेंगे तो अनुच्छेद 371J में जो है कर्नाटक क्षेत्र में हैदराबाद के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 393 जो हमारा आज की क्लास का अंतिम अनुच्छेद होगा। संक्षिप्त शीर्षक और इस संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकता है, क्योंकि जो है अब देखेंगे कि अनुच्छेद 393 के तहत जो है इसी में जो है आपने पढ़ा भी होगा, ये जो है इसमें संक्षिप्त नाम भी दिए गए थे। अनुच्छेद 393 में जितने भी संक्षिप्त नाम थे, संक्षिप्त शीर्षक थे, इसी संविधान में थे, इसी अनुच्छेद में थे, इसलिए इस संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकता है। और दोस्तों कैसी रही आज की क्लास, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगर क्लास आप सभी को पसंद आई है तो सभी लोग एक बार जो है क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। सभी लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर क्लास सब में पसंद आई है तो सब लोग जो है क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू विद्यालय एजुकेशन।